गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी लाइव ज्वाइंट हो जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। चलो सब लोगों ने लाइव आ जाना है जल्दी जल्दी सो दैट हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट वीक में जो हमने लेक्चर लिया था, वी आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे थे और उसके कुछ पार्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। ओके तो चलो, वेरी गुड आकांक्षा, गुड मॉर्निंग वेदिका। चलो बाकी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने जल्दी जल्दी लाइव आ जाना है। चैट बॉक्स में आपका नाम डाल दो सो दैट यहां पे आपका अटेंडेंस भी लग जाएगा, समझ में आ जाएगा कितने लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग भक्ति। चलो प्रणीत भी आ चुका है, क्या बात है प्रणीत। चलो फटाफट सब लोगों ने लाइव ज्वाइंट हो जाना है। आज यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के कुछ अगले पार्ट्स हम देखने वाले हैं। भाग्येश गुड मॉर्निंग। चलो तो फटाफट सब लोग आ रहे हैं। चेतन वेरी गुड मॉर्निंग चेतन। चलो तो मानसी आ चुकी है, वेरी गुड मानसी। क्या बात है, संस्कृति भी है। ठीक है चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं, तब तक बाकी के लोग भी ज्वाइंट हो जाएंगे जितने लोग ज्वाइंट हो चुके हैं। कुछ लोगों का शायद आज का दिन का पहला लेक्चर होगा, शायद मुझे यहां पे दिख रहा है प्रणीत है और कुछ नए नाम दिख रहे हैं। तो अगर आपका पहला लेक्चर है बिल्कुल भी डरना नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। ओके, और जो इसके पहले के कुछ लेक्चर्स हुए हैं वो लेक्चर भी सारे के सारे आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप कभी भी वो लेक्चर्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी आपको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो आगे जो पहले जो हम पढ़ा चुके हैं तो वो हमको कैसे समझ में आएगा, या इससे आगे हमको समझ में आएगा या नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आज अगर आपका पहला दिन है तो आज से आपको लेक्चर्स कंटिन्यू अटेंड करने हैं। शायद पहले दिन थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरे दिन थोड़ा आसान हो जाएगा, तीसरे दिन बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो सिर्फ 2-3 दिन का सवाल है। 2-3 दिन अगर आप कंटिन्यूअस लेक्चर अटेंड करते हो ओके तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे मैंने बोला था कि फिलहाल हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर आता है आपका प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। कुछ पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमने देखा था सेल वॉल। 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं क्योंकि लास्ट वीक में हुआ था। ओके, सेल वॉल को हमने देखा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने डिटेल में देखा था, उसके बाद था आपका साइटोप्लाज्म, और फाइनली आपने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। 5th नंबर का पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड द नेम ऑफ द पार्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस पार्ट का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ओके, इसको थोड़ा सा डायग्राम भी यहां पे देख लेते हैं हम। चलो एक बार इसको सर्च कर लेंगे हम। जस्ट अ मिनट। ठीक है चलो हम डायग्राम्स सबसे पहले तो देख लेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
किस तरह से दिखने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो, ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने रखा हुआ है, यहां पे ये जो पर्पल कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, मैंने इसको एनसर्कल किया है यहां पे। ओके, तो ये जो पर्पल कलर का पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस इज एक्चुअली योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंप्लीफाइड डायग्राम में भी ड्रॉ करके दूंगा यहां पे आपको, बहुत सिंपल है। पहले दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली कहां पे होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, मान लो कि ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, समथिंग लाइक दिस। ओके, हम सबको पता है कि सेल के बाहर ये आपका होता है, या सॉरी सेल के अंदर जो है दिस इज न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर्स फिलहाल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एक्चुअली योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा हटा देते हैं सो दैट स्पेस में प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूं, डायग्राम यहां पे रख देते हैं। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम क्या याद रखेंगे? सो दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। किस तरह का ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेन बाउंड है, इसको खुद की बाउंड्री है, इसलिए हमने कहा कि ऑर्गेनेल जो है वो कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ओके, एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। इसका जो स्ट्रक्चर है ये 3 एलिमेंट से बना होता है। बहुत सिंपल है, इसको और थोड़ा सा हम अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। इफ यू सी द स्ट्रक्चर यू कैन गेट इट समथिंग लाइक दिस। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। रफली मैं वापस एक बार इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ओके, स्ट्रक्चर इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये एक्चुअली आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से दिखने वाला है, सिंपल। तो ये जो यहां पे एक फ्लैट सैक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्टर्नी। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको? सिस्टर्नी, ऐसा बोलना है। ओके, देन यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यू कैन फाइंड सम इरेगुलर ब्रांचेस। यहां पे आपको कुछ इरेगुलर ब्रांचेस की तरह स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड टिब्यूल्स। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलना है आपको? टिब्यूल्स, ऐसा बोलना है। ओके, एंड फाइनली यू कैन फाइंड सम ओवल शेप स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। इसके सरफेस के ऊपर आपको कुछ ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ओके, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलना है आपको? वेसिकल्स। तो मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन सा है आपका? सिस्टर्नी, फ्लैट एंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। यहां पे लिख देता हूं फ्लैट, देन पैरेलल, और किसकी तरह दिख रहे हैं हमको? एक सैक की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स है। बाद में जो इरेगुलर ब्रांचेस है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इन इरेगुलर ब्रांचेस को क्या बोलना है आपको? टिब्यूल्स, ऐसा बोलना है। एंड फाइनली जो ओवल शेप के कुछ बॉडीज आपको दिख रहे हैं, ओके, इन बॉडीज को आपने क्या नाम दिया है? वेसिकल्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा आपका सिस्टर्नी, उसके बाद आएंगे आपके टिब्यूल्स, और फाइनली आ जाएंगे आपके वेसिकल्स। नाउ पॉइंट इज, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज अ कंटिन्यूअस सिस्टम। एक कंटिन्यूअस सिस्टम है जिसका एक एंड जो है इट इज कनेक्टेड विद दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो है आपके न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है। तो मैं बोल रहा हूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड जो है वो न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग को कनेक्टेड होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वाइल अपोजिट एंड इज कनेक्टेड टू सेल मेम्ब्रेन। इसका जो अपोजिट एंड है वो किसको कनेक्टेड होगा? सेल मेम्ब्रेन को। सिंपल। तो देखो, हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होके ये खत्म हो रहा है कहां पे? आपके सेल मेम्ब्रेन तक। कंटिन्यूअस सिस्टम है, दोनों एंड है, एक एंड कहां पे होता है, दूसरा एंड कहां पे कनेक्टेड है?
प्रॉपरली पता होना चाहिए। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ओके, आपका जो एक एंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्टेड है, और जो अपोजिट एंड है वो कहां पे कनेक्टेड है, आपके सेल मेम्ब्रेन को। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट फॉर्म्स एन इंट्रासेल्यूलर फ्रेमवर्क। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्म करेगा ये? इंट्रा। इंट्रा का मतलब लेना है इनसाइड, और सेल्यूलर का मतलब लेना है सेल। तो सेल के अंदर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनता है, ओके, जो सेल को अंदर से सपोर्ट देगा। सो इसका काम हम बता सकते हैं, इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल सपोर्ट। बहुत सिंपल है। जैसे आपके बॉडी में देखो अंदर से बोन्स है, तो ये बोन्स आपके बॉडी को अंदर से सपोर्ट दे रहे हैं, आपके बॉडी का इंटरनल क्या बना रहे हैं, फ्रेमवर्क बना रहे हैं। उसी तरह सेल के अंदर का जो फ्रेमवर्क होता है, वो फ्रेमवर्क बनता है किससे? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। देन आपका ये जो मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं, ओके, ईच मेम्ब्रेन, यहां पे वापस एक बार ड्रॉ करता हूं, येलो कलर से शो कर रहा हूं मैं अभी। ईच मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट यूर सिस्टर्नी, उसके बाद आपका टिब्यूल, और फिर आता है आपका वेसिकल। इट इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ 40 to 50 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। हर मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितना हो सकता है? 40 to 50 एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट। एक एंगस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब कितना होता है वो भी बताया था मैंने, 10⁻⁻10 मीटर्स, ओके। और ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली स्पेस आपको दिख रहा है। वापस सेपरेटली यहां पे ड्रॉ करता हूं, ओके। ये आपका सिस्टर नहीं है मान लो, तो ये अंदर के साइड में जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं लुमेन। ये वर्ड दिमाग में फिट करो, ये बहुत बार यूज होने वाला है। मान लो कि आपके पास एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उस स्पेस को जनरली क्या बोलते हैं हम? लुमेन ऐसा बोलते हैं। तो यहां पे भी एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ही मुझे दिख रहा है, और जो अंदर का पूरा स्पेस है, उस स्पेस को मैं क्या बोलने वाला हूं? ल्यूमेन ऐसा बोलने वाला हूं। एंड दिस ल्यूमेन इज फील्ड विथ एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इस ल्यूमेन के अंदर एक लिक्विड आपको देखने को मिलेगा, इस लिक्विड को आपको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऐसा बोलना है, सिंपल। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पता होने चाहिए। इसको पूरा टॉप टू बॉटम हम एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसको खत्म करने से पहले, अभी खत्म नहीं हुआ है, आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, ओके। ये भी बहुत सिंपल है, देख लेते हैं क्या होता है। यहां पे लिख देता हूं, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बता रहा हूं ये कितने टाइप्स का है, दो टाइप का है, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो दूसरा टाइप है वो है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शायद आपको ये पता भी होगा, ओके। तो कंसेप्ट ये है, अगर ये मान लो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन द सरफेस ऑफ ईआर, अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो इस तरह के ईआर को हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहां पे वापस मान लो कि ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके सरफेस के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स में शो कर रहा हूं। नाउ दीज आर राइबोसोम्स, ये आपके राइबोसोम्स है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि यहां पे राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होते हैं ईआर के सरफेस के ऊपर, सो दिस टाइप ऑफ ईआर इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल सा डिफरेंस है। अगर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलना है आपको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है तो उसको आपको क्या बोलना है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका सबसे पहला काम क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन लीवर। आपके लीवर में एक प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या बोल रहा हूं मैं? डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करता है? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि सर ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? मीनिंग बहुत सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। अगर आपके बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है
तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनके थ्रू आपके हार्मफुल सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाएगा हार्मलेस सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को हमको बोलना है डिटॉक्सिफिकेशन, जो कहां पे हो रहा है, लीवर में, और ये परफॉर्म कर रहा है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी चीज हमको क्या ध्यान में रखनी है, इट इज हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। ओके, लिपिड्स का मतलब आप ले सकते हो फैट्स। ओके, तो लिपिड्स का सिंथेसिस होगा या फिर स्टोरेज होगा, ये आपका कौन कर सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज हम बता देंगे, ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स बनाने में मदद करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ओके, विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा, एज वेल एज मैमेलियन गोनाड्स। ओके, आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, मान लो कि ये किडनी है, ओके, इस तरह से हम शो करेंगे, ओके, और इस किडनी के ऊपर ये ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये भी एक बेसिक है, किसी भी ऑर्गन के पेरिफेरल पार्ट को बायोलॉजी में हम कॉर्टेक्स ऐसा बोल सकते हैं, और इनर रीजन जो होता है उस इनर रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, मेड्यूला। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं, प्रॉपरली इसको फिट करना है दिमाग में। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स आते हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये 12th में पूरा डिटेल में होगा, डोंट वरी, फिलहाल सिर्फ नाम सुनने हैं, याद रहेंगे तो रखो, नहीं रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, मैं बोल रहा हूं एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन जो है वो बनाने का काम कर रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोनाड्स तो आपको पता होंगे, गोनाड्स का मतलब होता है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, मेल और फीमेल के बॉडी में। तो जैसे हम सबको पता है कि मेल गोनाड कौन सा है, टेस्टिस, और आपने ये 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फ्रॉम टेस्टिस देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वन हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं। फीमेल गोनाड होता है ओवरी, ओवरी में से आता है इस्ट्रोजन, उसके बाद एक और हार्मोन है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये देखो नाम में ही है, टेस्टोस्टेरॉन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सो दीज आर द विच टाइप ऑफ हार्मोन्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, और ये बनाने का काम जो है वो कहां पे हो रहा है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, फाइनली ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोवाइड प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीकर्सर, ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, इस प्रीकर्सर का मतलब होता है रॉ मटेरियल। कोई भी चीज बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल जो है उसको बायोलॉजी में कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, प्रीकर्सर, ये वर्ड इस्तेमाल होता है। बहुत सिंपल है। तो अगर मुझे गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक्चुअली गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है। तो ये बहुत बार पूछेंगे आपको कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, योर आंसर शुड बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम, बहुत सिंपल है। ओके, जैसे मैं बोला कि टॉप टू बॉटम वापस हम रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक ही फंक्शन है। आपने बोला कि सर इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ओके, ये कहां पे इन्वॉल्व होता है, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमने देखी। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसका मेन काम, मेन फंक्शन जो होगा वो कहां पे इन्वॉल्व होगा, आपके प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में। और ये हो गया आपका अगला सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वापस एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या बताया मैंने आपको। ओके, सबसे पहला पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। किस तरह का ऑर्गेनेल है,
मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब समझ में आ गया होगा, इसको खुद की बाउंड्री है। ओके, दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सर इसका स्ट्रक्चर 3 चीजों से बना है। सबसे पहली चीज है सिस्टर्नी, फ्लैट एंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। दूसरी जो चीज है वो है आपके टिब्यूल्स। टिब्यूल्स का मतलब हमने बोला इरेगुलर ब्रांचेस, और कुछ ओवल शेप के बॉडीज होते हैं, इन ओवल शेप के बॉडीज को हमने नाम दिया वेसिकल्स। उसके बाद आपने ये बताया कि सर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या है, एक कंटिन्यूअस सिस्टम है जिसका एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो किसको कनेक्टेड है, सेल मेम्ब्रेन को। और इसके वजह से सेल के अंदर क्या बनता है, एक इंट्रासेल्युलर फ्रेमवर्क जो सेल को अंदर से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। उसके बाद आपने ये कहा कि सर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है, किसका भी ले लो, सिस्टर्नी, टिब्यूल या फिर वेसिकल, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 40 to 50 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, और ये जो आपके मेम्ब्रेन के बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, उस मेम्ब्रेन के एम्प्टी स्पेस को क्या कहा हमने, लूमेन ऑफ ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, लूमेन। तो ये जो लूमेन है इसके अंदर एक लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या नाम दिया मैंने, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। बाद में आपने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। आपके ईआर के कितने टाइप हैं, 2 टाइप है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ओके, कहां पे मदद कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इन लीवर। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। उसके बाद आता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स। उसके बाद है सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, स्टेरॉइड हार्मोन कहां से आते हैं, तो कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और आपके मैमिलियन गोनाड। जैसे टेस्टिस में से आ रहा है टेस्टोस्टेरॉन, ओवरीज में से आ रहा है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड फाइनली दे प्रोवाइड प्रीकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। प्रीकर्सर का मतलब है रॉ मटेरियल, मतलब यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में आपको मदद करेगा। एंड फाइनली हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपको राइबोसोम्स है, तो उसका मेन काम है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये था आपके यूकैरियोटिक सेल का अगला पार्ट जिसको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो यहां तक समझ में आया सब लोगों को, चैट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो, रिप्लाई कर दो। ओके जल्दी जल्दी, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो समझ में आ गया सब लोगों को, ये फटाफट चैट बॉक्स में रिप्लाई डालना है। चलो मानसी को समझ में आ गया है, क्या बात है, वेरी गुड मानसी। चलो चेतन को भी समझ में आ चुका है, वेरी गुड। सब लोगों ने रिप्लाई करना है, ईच एंड एवरी वन हैज टू रिप्लाई। प्रणीत को समझ में आ गया, क्या बात है। माधुरी को भी समझ में आ चुका है, वेरी गुड माधुरी। और कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, चलो। ओम को भी समझ में आ चुका है, वेरी गुड ओम। चलो बाकी के लोग भी हैं, उन्होंने भी रिप्लाई करना है। भागेश का रिप्लाई नहीं है, भक्ति का नहीं है। ओके फटाफट रिप्लाई करो। आ रहा है समझ में सब कुछ। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में डालो। कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया होगा, उसका अगर मीनिंग समझ में नहीं आया है, ओके, तो जल्दी जल्दी डाल दो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन। ज्यादा लोगों के रिप्लाई नहीं दिख रहे मुझे। बाकी के लोग कहां पे हैं, क्या लेक्चर स्टार्ट करके बंद करके छोड़ के चले गए? लेक्चर पूरा अटेंड करना है तभी लिंक लगेगा, बीच में छोड़ के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। यस ठीक है, चलो तब तक बाकी के लोग रिप्लाई करते रहो। ओके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर, दैट पार्ट इज नोन एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे
और जो अगला पार्ट है, जैसे मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट पार्ट, उसका नाम जो है वो क्या है आपका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट कॉल्ड कैमिलो गोल्गी। साइंटिस्ट का ही नाम है। इस साइंटिस्ट ने पहली बार इसको डिस्क्राइब किया while he was working with nervous tissue। आपके बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है, ओके, नर्वस टिश्यू का स्टडी जब चल रहा था, उस टाइम पे सबसे पहली बार इस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने वाला साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्गी, और उसीलिए उसको नाम दे दिया गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्गी एपरेटस बोल सकते हो, गोल्गी बॉडीज भी बोल सकते हो, अलग अलग नाम है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्गी बॉडीज बोलो, या फिर गोल्गी एपरेटस ऐसा भी बोल सकते हो, ओके। और ये एक्चुअली डिस्क्राइब इसने किया है कैमिलो गोल्गी, लेकिन एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो स्ट्रक्चर है, इट वाज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्ट्रक्चर को पूरी तरह प्रॉपरली डिस्क्राइब करने का काम किया है दो साइंटिस्ट ने, जिसमें पहला साइंटिस्ट है आपका डाल्टन, एंड द सेकेंड साइंटिस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज फेलिक्स, ओके। कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्क्राइब किया था समथिंग अराउंड इन 1898, ओके। तो मैं बोल रहा हूं गोल्गी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी व्हाइल ही वाज वर्किंग विद द नर्वस टिश्यू। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको यह बताया कि इसका जो एक्चुअल प्रॉपर स्ट्रक्चर है, डिटेल स्ट्रक्चर जो है, वो एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ओके, बाय दिस टू साइंटिस्ट कॉल्ड डाल्टन एंड फेलिक्स। एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंटरेस्टिंगली, ओके, ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके। वापस एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, ये आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको रफली कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है, ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, दिस इज एक्चुअली योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। वंस अगेन, द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, वेरी सिमिलर टू योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको यहां पे दिख रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर वंस अगेन कॉल्ड सिस्टर्नी। आपने अभी बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे क्या बनता है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट है, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स, वेसिकल्स। उसी तरह यहां पे भी ये 3 स्ट्रक्चर्स है। ये जो फ्लैट पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उनको क्या बोलना है, सिस्टर्नी, विच आर अरेंज वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक हमको अरेंज दिख रहे हैं। एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में मिनिमम 2 मैक्सिमम 8 सिस्टर्नी कैन बी फाउंड। नंबर कितना होता है वो पूछा जा सकता है, वो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ओके। उसके बाद यहां पे ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने शो किए हैं, छोटे छोटे राउंड्स आपको दिख रहे हैं, इनको आपको बोलना है टिब्यूल्स। और ये जो बड़े शेप में आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल्स। सो सेम 3 पार्ट है। आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वापस कितने चीजों से बना हुआ है, 3 चीजों से बना हुआ है, जिसके अंदर पहला चीज जो है वो है आपके सिस्टर्नी, नंबर होता है 2 to 8, फ्लैट एंड पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज वन अबव द अदर। दूसरा है आपका टिब्यूल्स, और लास्ट में है आपका वेसिकल्स। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ओके। ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, इसके फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहला फंक्शन ये है, ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट विल केमिकली मॉडिफाई द मटेरियल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड इट। अगर इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, तो इन मटेरियल्स को ये केमिकली क्या करता है, मॉडिफाई। देन इट विल रिलीज देम टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। बाद में ये उसको रिलीज कर देगा कहां पे, आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल में। मतलब मान लो कि ये आपका एक मटेरियल है जो केमिकली मॉडिफाई हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, और फिर यहां से ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये जो अभी पिंक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल बन गया जो इस स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड
पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये आपके सेल का कौन सा सेंटर है? पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। मतलब अगर किसी चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो उसको पैक करना, उसको फॉरवर्ड करने का काम जो है वो करता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जस्ट लाइक मान लो कि अगर कहीं को आपको घूमने जाना है, बाहर जा रहे हो, आउटिंग के लिए जा रहे हो, पिकनिक के लिए जा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा आपने ऐसे सामान हाथ में उठा लिया और चल दिए। आप क्या करोगे? तो आप प्रॉपर आपके सामान को पहले पैक कर लोगे और फिर उसको लेके जाओगे। तो यहां पे आपके सेल में कुछ मटेरियल्स हैं, उनको अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। मतलब मान लो कि ये मटेरियल जो है, मटेरियल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे, केमिकल मॉडिफिकेशंस होंगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल में रिलीज कर दिया जाएगा और फिर वो वेसिकल जो है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देगा। तो मैं बोल रहा हूं दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर्स ऑफ द सेल। उसके बाद दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड विद द सिक्रीशंस लाइक ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये बनाने का काम कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। दो वर्ड्स लिखे यहां पे मैंने। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, आगे होता है आपका लिपिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का मिक्सचर है। बाद में है यहां पे आपका ग्लाइको और फिर आता है प्रोटीन। ग्लाइको का मतलब तो नहीं बदलेगा, ग्लाइको होगा कार्बोहाइड्रेट, आगे क्या है आपका प्रोटीन है। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर है। तो ऐसे सिक्रीशंस बनाने का काम जो है ओके वो करता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ग्लाइकोलिपिड्स एज वेल एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ओके, देन इट इज आल्सो रिलेटेड विथ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फाइनली फैट्स। आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उनको बनाना, उनको स्टोर करना, ओके, ये काम जो है वो कौन कर सकता है? आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर सकता है, गोल्गी एपरेटस कर सकता है। तो ये आपका तीसरा फंक्शन है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। वन मोर फंक्शन आई कैन ऐड हियर, इट कैन कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपके सिंपल शुगर्स को किस में कन्वर्ट कर सकता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। ओके, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो कि आपके बॉडी में सबसे सिंपल शुगर जो है वो कौन से फॉर्म में है? ग्लूकोज। अगर मुझे ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में, एनिमल बॉडी में होगा तो जनरली ग्लाइकोजन है, प्लांट बॉडी में स्टार्च हो सकता है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर, ग्लाइकोजन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन करने का काम जो है वो करता है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एंड फाइनल पॉइंट, लास्ट फंक्शन यहां पे मैं ऐड करूंगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। ओके, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी किसका रोल होता है? आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। लाइसोसोम्स, एटलीस्ट वर्ड सुना होगा आपने। ये लाइसोसोम्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओके, लेकिन फिलहाल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए। सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, बहुत सिंपल है। ओके, वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी in 1898 when he was working on the nervous tissue. Detailed structure of Golgi complex was described by Dalton and Felix with the help of electron microscope. Structure of Golgi complex is made up of how many components? 3 components, जिसके अंदर पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी, दूसरा कंपोनेंट है आपके टिब्यूल्स और तीसरा कंपोनेंट है आपके वेसिकल्स। फंक्शंस के बारे में बात किया तो सबसे पहले ये केमिकली मटेरियल को मॉडिफाई कर रहे हैं, बाद में उसको ट्रांसपोर्ट वेसिकल में रिलीज कर दे रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग सेंटर ऑफ द सेल। दूसरा पॉइंट, इट इज रिलेटेड विद द सिक्रीशंस लाइक ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। उसके बाद आता है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, फाइनली आता है कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर्स इनटू व्हाट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लास्टली द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो होता है आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। तो देखो यहां पे सारी चीजें लिंक है। लिंक क्या है वो समझा देता हूं एक बार। ओके, आपकी जो सेल है, मान लो कि ये सेल है। ओके, इस सेल के अंदर क्या है आपका? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर आपको देखने को मिल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो क्वेश्चन आपको पूछेंगे व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ईआर?
ईआर का ओरिजिन क्या है? तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बाहर का, उसी से आगे जाके क्या बनता है आपका? ईआर बनता है। ओके, इसी ईआर से आगे क्या बन गया आपका? गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन गया। और अभी मैंने बताया आपको इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आगे क्या बनते हैं आपके? लाइसोसोम्स। तो 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे यहां पे। इफ एनीबडी आस्क यू ओरिजिन ऑफ ईआर, तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर आपको पूछेंगे ओरिजिन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो आपका आंसर होगा ईआर। और अगर आपको पूछते हैं ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स, योर आंसर शुड बी गोल्गी बॉडीज। उस टाइम पे आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? गोल्गी बॉडीज होना चाहिए। कौन किससे बनता है ये पता होना चाहिए हमको। ईआर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बन रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो ईआर से बन रहा है, आपके लाइसोसोम जो है वो किससे बन रहे हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बन रहे हैं। तो ये था आपका अगला पार्ट विच इज नोन एज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो चलो यहां तक अगर समझ में आ गया है तो वापस एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है, फटाफट रिप्लाई कर दो। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलो चेतन का आ गया है, संस्कृति, मानसी, सब लोगों ने रिप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है। यस प्रणित, चलो बाकी के लोग फटाफट रिप्लाई करो। बहुत कम लोग ऑनलाइन लेक्चर में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओम, वेरी गुड ओम। क्लियर है कंसेप्ट सबको गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? चलो फटाफट फटाफट देना है। देखो बच्चों, आपको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट ये है ना कि ये लेक्चर जो है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो टीचर की एनर्जी जब बनती है जब आपके रिप्लाई या आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है ऑनलाइन लेक्चर में। ओके, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे क्लोज रूम में हमारे सामने सिर्फ कैमरा है और कैमरा के सामने हम बात कर रहे हैं, ना कोई हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं, ना कोई क्लासरूम है, कुछ नहीं है। ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर टीचर की एनर्जी मेंटेन रखनी है, आपको अच्छी तरह से और समझना है, आपको लगता है कि टीचर ने बहुत अच्छे एनर्जी से हमको पढ़ाना चाहिए, तो आपका रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो टीचर को लगेगा कि अरे बच्चे देख भी रहे या नहीं देख रहे हैं, ये भी पता नहीं चलेगा कि आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो जब टीचर को पता चलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, समझ में आएगा कि अरे हाँ बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो वो और एनर्जी से पढ़ाएगा आपको, और ज़्यादा अच्छा आपका फायदा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिप्लाई करना बहुत जरूरी है, फटाफट रिप्लाई करो। चलो, और अगर यहां पे किसी को कुछ डाउट है तो डाउट्स भी आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। डाउट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी समझ में नहीं आया, छोटी से छोटी चीज, तो भी वो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो आज के लेक्चर में एक और पॉइंट जो है वो कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट पॉइंट इज लाइसोसोम्स। वो जो पॉइंट है आपका वो कौन सा है? लाइसोसोम है। तीसरा पार्ट आज के लेक्चर का हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, अगला जो पार्ट है वो कौन सा है आपका? लाइसोसोम्स। ओके, सो ये जो वर्ड है लाइसोसोम, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट डी दुवे। डी दुवे नाम का साइंटिस्ट है। ओके, यस मानसी, समझ में आ जाएगा लाइसोसोम्स क्या है। ओके, यहां पे पहले तो ये बता देता हूं, द वर्ड लाइजो मीन्स डाइजेस्टिव। लाइजो का मतलब क्या लेना है? डाइजेस्टिव ऐसा लेना है। एंड सोमा मीन्स बॉडीज। सोमा का मतलब जो है वो होता है बॉडीज, या फिर बॉडी बोल सकते हो इन शॉर्ट। तो डाइजेस्टिव बॉडीज है। एग्जैक्टली क्या करते हैं वो पता चलेगा, 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, ये जो वर्ड है आपका लाइसोसोम, it was first introduced by scientist D. Dewey, and these are single membrane bound organelles। मतलब इसके बाहर एक सिंगल मेम्ब्रेन का कवरिंग होता है। ओके,
कंटेनिंग नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे, विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। ये जो एंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूं, ये किसी भी तरह के मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ये सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। ओके, तो लाइजो डाइजेस्टिव, सोमा का मतलब क्या है, बॉडी। टर्म पहली बार किसने यूज किया, दी दुवे नाम के साइंटिस्ट ने। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जिनके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। सिंपल सा मीनिंग है। ओके, ये जो आपके लाइजोसोम्स हैं, दे मे बी स्पेरिकल इन शेप, राउंड शेप के हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज होते हैं, या फिर ओवल शेप के हो सकते हैं, और दे आर हाईली इरेगुलर इन शेप। तीनों शेप पॉसिबल है। लाइजोसोम के शेप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके, या तो स्पेरिकल राउंडेड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या फिर हाईली इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। ओके, वन मोर पॉइंट, प्रैक्टिकली दिस लाइजोसोम्स आर फाउंड ओनली एंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ये सिर्फ आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल के अंदर ये जो आपके लाइजोसोम्स है, ये पूरी तरह क्या होते हैं, एब्सेंट। और जैसे हमने बोला कि ये जो आपके लाइजोसोम है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कहां से ओरिजिनेट होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से, ये भी हमने बता दिया। अभी ये जो लाइजोसोम्स हैं आपके, दे हैव गॉट टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस। द फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। पहला फंक्शन जो है वो क्या होता है उसका, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है, और दूसरा फंक्शन है उसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बहुत सिंपल है, अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो इंट्रासेल्यूलर, अगर वो सेल के बाहर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे पहली चीज है फैगोसाइटोसिस। ये वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये जाएगा आगे 2 साल के आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में, बहुत बार ये वर्ड आएगा। मीनिंग प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये फाउंडेशन के लेक्चर्स हैं, बेसिक वर्ड्स के मीनिंग हम पता कर रहे हैं, उनको सीख रहे हैं। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, एंगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। एंगल्फिंग का मतलब है निगल जाना, मराठीमध्ये आपण म्हणतो गिळून टाकणे। ओके, तो मान लो कि ये आपका यहां पे लाइजोसोम है और ये एक फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बाहर से बॉडी में गई है और बॉडी को हार्मफुल है, बाहर से बॉडी में आया हुआ है वो, और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, ऐसी चीज को मैं बोल रहा हूं फॉरेन पार्टिकल है। तो ये फॉरेन पार्टिकल को आपका लाइजोसोम क्या कर लेगा, एंगल्फ, उसको निगल जाएगा। और आपने कहा कि सर इसके अंदर क्या है, कुछ एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो उस फॉरेन पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलना है आपको, फैगोसाइटोसिस ऐसा बोलना है। तो मीनिंग बहुत सिंपल है, एंगल्फिंग ऑफ सॉलिड फॉरेन पार्टिकल। अगर जो फॉरेन पार्टिकल है वो कैसा है, सॉलिड है, उसको लाइजोसोम ने एंगल्फ कर लिया है, ओके, निगल लिया है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस ऐसा बोलेंगे। और दूसरी चीज यहां पे है आपकी पिनोसाइटोसिस, ये वर्ड है दूसरा, बहुत सिंपल है ये भी, एंगल्फिंग ऑफ लिक्विड फॉरेन पार्टिकल। सिंपल है, जो फॉरेन पार्टिकल है अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको अगर वो एंगल्फ कर रहा है तो वो होगा पिनोसाइटोसिस। तो दोनों में ये फर्क है, अगर वो सॉलिड पार्टिकल को एंगल्फ कर रहा है तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर रहा है तो वो प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी आपकी, पिनोसाइटोसिस। सिंपल। तो ये दो वर्ड्स है, फैगोसाइटोसिस एंड व्हाट, पिनोसाइटोसिस। और तीसरी चीज आती है ऑटोफैजी। ओके, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फैजी का मतलब होता है ईटिंग। ऑटो का मतलब है सेल्फ, फैजी का मतलब होता है ईटिंग। ओके, तो मान लो कि ये एक सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज। बट द पॉइंट इज दिस सेल इज बिकम डेड। ये सेल जो है वो डेड हो चुकी है।
तो होता क्या है कि ये जो आपका लाइजोसोम है सेल के अंदर, ये ब्रेक हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और इसके एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। और ये सारे एंजाइम जो है ना, सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब जिस सेल में वो लाइजोसोम था, उसी सेल ऑर्गेनेल्स को, उसी सेल के ऑर्गेनेल्स को, पार्ट्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। इसीलिए शायद आपने ये सुना होगा, दीज लाइजोसोम्स आर वेरी पॉपुलरली नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। सेल के हम इसको क्या बोल सकते हैं, सुसाइडल बैग्स ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले एंगल्फिंग ऑफ सॉलिड फॉरेन पार्टिकल्स, फैगोसाइटोसिस, एंगल्फिंग ऑफ लिक्विड फॉरेन पार्टिकल्स नोन एज पिनोसाइटोसिस, और फिर आता है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी का मतलब समझ में आ गया होगा, मान लो कोई सेल है, डेड हो चुकी है, डेड सेल में ही होगा सिर्फ, ओके, और लाइजोसोम्स के एंजाइम्स रप्चर होकर बाहर रिलीज हो जाएंगे, और वो सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स है डेड सेल के अंदर, उन सबको वो डाइजेस्ट कर देंगे। तो खुद के ही सेल को उसने डाइजेस्ट किया है, इसीलिए उसको हमने कहा है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तीनों चीजें जो है वो सेल के अंदर ही हो रही है, इसीलिए ये है आपका इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। जब आप बात करेंगे कौन से डाइजेशन की, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो यहां पे एंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स आर रिलीज आउटसाइड द सेल। मतलब मान लो कि ये आपकी सेल है, ये लाइजोसोम है, तो लाइजोसोम का जो एंजाइम है ना, वो सेल के बाहर आएगा, ओके, और बाहर आके किसी मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा। अगर वो डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ऐसा बोलेंगे, सिंपल। और इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम। ह्यूमन में जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं एग और ओवम, और जो मेल गैमेट होता है उस मेल गैमेट को हम बोलते हैं स्पर्म। तो ये रफली मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे कुछ इस तरह के डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये ओवम है और ये आपका क्या है, स्पर्म। सो जब फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है, उस टाइम पे ये स्पर्म के हेड में यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। फिलहाल नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इस एक्रोसोम इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड लाइजोसोम। ये जो एक्रोसोम की मैं बात कर रहा हूं, ये मॉडिफाइड क्या है, लाइजोसोम है। तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे, ये ब्रेक होगा और इसके एंजाइम्स बाहर आएंगे, एंड दे विल डिसॉल्व द आउटर कवरिंग ऑफ द एग। एग के आउटर कवरिंग को ये डिसॉल्व करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। मतलब एंजाइम जो है ना, वो सेल के बाहर निकला है और बाहर किसी दूसरे मटेरियल को उसने क्या कर दिया है, डाइजेस्ट कर दिया है। तो ये है आपके किस तरह का डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में एग्जांपल है, व्हेन स्पर्म अटैचेस विद द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। उस स्पर्म के हेड में, ऊपर का पार्ट जो वो हेड होता है, वहां से एक्रोसोम से एक एंजाइम रिलीज होता है हाइल्यूरोनिडेज नाम का, और ये एंजाइम एग के आउटर कवरिंग को डिसॉल्व करता है। तो ये होता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और ये थे आपके लाइजोसोम्स के फंक्शन। एक और चीज हम ध्यान में रख सकते हैं, मान लो कि मेरे पास एक लाइजोसोम है एंड इट इज हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ऐसे लाइजोसोम्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। और अगर इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल भी प्रेजेंट है along with हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, then this is called as secondary lysosome। सिंपल है, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइजोसोम में कैसे डिफरेंस करना है आपको। अगर लाइजोसोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही प्रेजेंट है तो उस लाइजोसोम को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। लेकिन वहां पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल भी है, तो वो किस तरह का लाइजोसोम होगा, सेकेंडरी लाइजोसोम। ओके, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, लाइजोसोम्स के बारे में। क्या क्या बताया, 2 मिनट में वापस एक बार बताता हूं। लाइजो का मतलब है डाइजेस्टिव, सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये वर्ड पहली बार यूज किया दी डुवे नाम के साइंटिस्ट ने। उसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं विच आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। इसका शेप या तो स्पेरिकल, या तो ओवल, या तो हाईली इरेगुलर। प्रैक्टिकली ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। ओके, उसके बाद कहां से ओरिजिनेट करते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। और ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहला है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ओके, इंट्रासेल्युलर मतलब डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है,
तीन चीजें उसके अंदर आती हैं, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑटोफैजी। Phagocytosis is engulfing of solid foreign particles. Pinocytosis is engulfing of liquid foreign particles. And finally, autophagy मतलब खुद के ही सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देना है. That's why called suicidal bags of the cell. और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में मैंने बोला the enzymes of lysosomes are released outside the cell. एग्जाम्पल हमने दिया the penetration of egg by the sperm at the time of fertilization. Okay, तो ये था आपका अगला पार्ट which is known as लाइजोसोम्स। तो अगर ये समझ में आ गया सब लोगों को तो कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई कर दो। ओके, अगर कुछ डाउट्स है तो वो भी पूछ लो। अगला पार्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इफ यू हैव एनी डाउट्स अप टिल दिस यू कैन आस्क मी। चलो फटाफट पूछने हैं आपके डाउट्स। प्रणीत समझ में आ गया आपको सब? रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, कल से सब कुछ चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का आज पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, ओके, ओम को समझ में आ गया, वेरी गुड। उन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, सर्च आउट करो 11 फाउंडेशन बायोलॉजी। ओके, आई थिंक सारे के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। मानसी को भी समझ में आ गया है, वेरी गुड मानसी। चलो सनिल देवरे, क्या बात है सनिल, आपका पहला लेक्चर है आज का। संस्कृति को भी समझ में आ गया, वेरी गुड संस्कृति। चलो, किसी को और कुछ डाउट्स हैं? जल्दी जल्दी पूछने हैं, आपके डाउट्स होंगे तो। इस चीज को प्रॉपरली आपको रिवाइज करना है। जो नोट्स मैंने आपके ग्रुप के ऊपर भेजे हैं उनको लिखना है, नोटबुक के अंदर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नए हैं उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आई कैन फॉरवर्ड यू द नोट्स, मैं आपको वो जो नोट्स है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, तो चलो, आई थिंक डाउट्स नहीं है किसी को। अगर कुछ डाउट्स आते भी है तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, आज के लेक्चर के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।